नमस्कार। आप सभी का लीगल फैक्ट्री की ये सीरीज़ जिसमें हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जानेंगे, स्वागत है। रोटी, कपड़ा और मकान जो एक आम भारतीय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चाहे यंग जनरेशन हो, चाहे ओल्ड जनरेशन हो, हर तरह की जनरेशन, चाहे जेन ज़ी हो, चाहे मिलेनियल्स हो, चाहे बूमर्स हों, हर तरह की जनरेशन को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ वो है मकान। तो हर जना यही सोचता है कि मैं मेरा मकान स्वप्न से भी सुंदर कैसा बनाऊँ या मेरा मकान स्वप्न से भी सुंदर कैसे बने? तो जब हम मकान के बारे में सोचते हैं, तो मकान का नाम आता है इंटीरियर। जी हाँ, स्वप्न से भी सुंदर मकान जो हर जना बनाना चाहता है और हर जना उसी के बारे में सोचता है। तो जब हम इंटीरिया के बारे में थोड़ा और रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है इंटीरिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका फुल नेम इंटीरिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें मुकेश अंबानी डायरेक्टर भी नहीं। जी हाँ, जो ज़मीन उन्होंने 21 करोड़ रुपए में एक यतीम खाने से खरीदी थी, आज शायद दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट या वन ऑफ द कॉस्टलीएस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने यह कंपनी बनाकर अपना मकान खरीदा या कोई सोच समझ या रणनीति के तहत यह मकान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में खरीदा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में। जी हाँ, रेसिडेंशियल, कमर्शियल कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बनी हुई हो और अगर उस प्रॉपर्टी से आपकी आय जनरेट होती हो और वह आय आपके स्वयं के बिज़नेस या प्रोफ़ेशन से नहीं हो, तो वह सारी आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्लासिफाई होती है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हाउस प्रॉपर्टी में कि बिल्डिंग या प्रीमिसेस बना हुआ होना चाहिए। अगर खाली ज़मीन है, तो वह हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम में क्लासिफाई नहीं होता। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी, दोनों ही के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वही है, सेम क्लासिफिकेशन है कि कोई ऐसी ज़मीन, कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई कमर्शियल, रेसिडेंशियल प्रीमिसेस या कोई कंस्ट्रक्शन हुआ हो और वह आपने किसी को किराए पे दिया हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, बट आप उसे स्वयं के बिज़नेस में या प्रोफ़ेशन में नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वह सभी तरह की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्लासिफ़ाई होती है। अब आपको एक बहुत ही सिंपल रूल बताऊँगा। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में शायद सीए स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो, जिन्हें हर सेक्शन वाइज़ सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो भाई इनकम टैक्स एक्ट 2025 में T-2 कर लो। T मतलब पुराना सेक्शन और उसमें से -2 कर लो। तो आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नए सेक्शन नंबर पर एग्ज़ैक्ट पहुँच जाओगे। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी फंडामेंटल डेफिनेशन या बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 22 होता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अब 22 - 2 यानी कि सेक्शन 20 है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो मेरे दोस्तों, आदत तो जाने से जाती है। इतने साल सेक्शन बोलते-बोलते, असेसमेंट ईयर बोलते-बोलते, टैक्स ईयर और क्लॉज़ पे आने पे शायद मुझे भी समय लगेगा आप लोगों की तरह, बट अडैप्ट करना ही ज़िंदगी है। इसलिए अगर मैंने इस वीडियो में कहीं क्लॉज़ेस को सेक्शन पढ़ा हो या असेसमेंट ईयर बोला हो, तो मुझे माफ़ करना। तो अगर हम देखेंगे कि सेक्शनल मैपिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड 25 की, तो सबसे पहले क्या इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्लासिफाई होती है बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 20 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। एनुअल वैल्यू पहले सेक्शन 23 कहलाता था 1961 एक्ट में, अब 21 कहलाता है। इसके अलावा डिडक्शंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले सेक्शन 24 होता था, अब 22 है। रिकवरी ऑफ रेंट पहले सेक्शन 25 ए कहलाता था, अब इनकम टैक्स एक्ट 25 में 23 है। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनकम टैक्स एक्ट 25 में है, गवर्नमेंट ने छोटे-छोटे ये जो कैपिटल ए, छोटे ए, ये सब हटा दिए। अब गवर्नमेंट ने सीरियली नंबर्ड कर दिए हैं 20, 21, 22, 23। पहले 22, 23, 24 फिर बीच में एक ज़बरदस्ती का 25 आ गया। इसके अलावा को-ओनर्स के लिए सेक्शन पहले 26 था, अब 24 हो गया है और डीम्ड ओनरशिप के लिए पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 27 था, अब 25 हो गया है। और यह सेक्शन इसको अगर आप देखोगे ना इसका इन्फ्लुएंस, तो रेरा और अदर लॉज़ के भी रेलेवेंसी के हिसाब से इस एक्ट को बनाया है, कि दूसरे लॉज़ को भी रेलेवेंटली इंक्लूड कर सकें इनकम टैक्स एक्ट में, वहाँ के रेफरेंसेस को भी बेटर तरीके से नंबरिंग में इंटरप्रेट कर सकें। इनको कंसिडर करते हुए इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को डिज़ाइन किया। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए, प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड यूज़। प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कोई भी बिल्डिंग, चाहे रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, चाहे कोई मिक्स्ड यूज़ हो,
कोई भी जमीन या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है तो ही हाउस प्रॉपर्टी में क्लासिफाई होगा। अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्लासिफाई हो ही नहीं सकता। ओनरशिप, आप खुद ओनर हो या आप ऐसे समझो कि आपने खुद नहीं खरीदी है, आपके फोरफादर्स ने खरीदी है, आपके फादर ने खरीदी है, या आप डीम्ड ओनर हो, अगर इन किसी भी तरह की ओनरशिप आपके पास है तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उस इनकम को ले जा सकते हैं। और तीसरा, आपको उस प्रॉपर्टी से, या ऐसा कहें कि उस प्रॉपर्टी पर आप किसी प्रकार का सेल्फ का बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, यानी कि आपने उस प्रॉपर्टी को किसी को किराए पे दे रखा है तो ही वह इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्लासिफाई होगी। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो वह इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्लासिफाई नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 21 की ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? जी हाँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल वर्सेस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। इन दोनों में से जो भी हायर होती है वह हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। जी हाँ, दोनों में से जो भी हायर होगी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, उसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे। तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट दोनों को कंपेयर करना है। दोनों के अंदर अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप वैकेंसी पीरियड को छोड़ के एक्चुअल रेंट ही ले सकते हो। यानी कि अगर वैकेंसी की वजह से रेंट कम मिलता है तो जितना कम रेंट मिला है ना, वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जो भी आपके म्युनिसिपल टैक्सेस और लेवीज आप घटा दोगे तो एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगा। सिर्फ जो चेंज है वैकेंसी पीरियड। पहले वैकेंसी पीरियड का एक्सेप्शन नहीं था, अब लॉ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में वैकेंसी पीरियड का एक्सेप्शन आपको दे दिया है कि एक्सपेक्टेड रेंट अगर वैकेंसी की वजह से कम मिल रहा है तो एक्चुअल रेंट को ही आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू काउंट कर लो। अगर आप एक छोटी मीडियोकर सिटी में एक छोटे से बिल्डर हो, या ऐसा समझें कि आप 500,000 गज जमीन लेते हो, वहां पे 8-10 फ्लैट्स बनाते हो, धीरे धीरे अपने ओन पैसे से उन फ्लैट्स को सेल करते रहते हो और फिर उस पैसे को री डिप्लॉय करके अपने बिजनेस में नया प्रोजेक्ट करते हो। तो अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में हो और आप वहां पे अपनी छोटे छोटे फ्लैट्स बना के सेल कर रहे हो और इस साइकिल को रेगुलरली कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग नॉर्मली मिस कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेते हैं और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से पहले अगर बेचेंगे तो उनको रेरा रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, दूसरा उनको जीएसटी भी भरना पड़ेगा। तो लोग इन दोनों चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स में जमीन लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनने के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक पॉइंट बिल्डर्स के लिए भी है कि अगर आप एक बिल्डर हैं, आपने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले लिया सपोजिंगली आज की डेट में, और आज से आपने 2 साल तक उस बिल्डिंग को नहीं बेचा। जी हाँ, 2 साल तक। तो अगर आपने आज से 2 साल तक बिल्डिंग को नहीं बेचा तो यह सारी की सारी जो खाली फ्लैट्स है ना, यह आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एज अ बिल्डर जुड़ जाएंगे। तो अगर आप एज अ बिल्डर हैं, छोटी सिटी में हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो स्पेशली ध्यान दीजिए इस चीज का। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है कि सपोजिंगली आज एक बिल्डर हूं मैं, मैंने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मैंने मेरे प्रोजेक्ट को रेरा में अप्रूव करा लिया, लोकल अथॉरिटी से अप्रूव करा लिया, नक्शा पास करा लिया, और मैंने मेरे प्रोस्पेक्टिव बायर को बताया कि भाई ये फ्लैट रहेगा, ऐसी डिजाइन रहेगी, ये किचन रहेगी, यहाँ विंडो रहेगी, यहाँ बालकनी रहेगी, और मेरी प्रेजेंटेशन से खुश होके कोई जना मुझे प्रोजेक्ट में बुकिंग डाल देता है, या ऐसा कहें कि मेरे प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक कर लेता है और उस फ्लैट के अगेंस्ट कोई बैंक से या कोई एनबीएफसी से लोन भी ले लेता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बैंक के लोन का या एनबीएफसी के लोन के डिडक्शन के लिए प्रॉपर्टी का पोजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बिल्डिंग ही नहीं बनी, मैंने सिर्फ पेपर पे बुकिंग करी, आने वाले 5-6 साल में बिल्डिंग बन के तैयार होगी, जब मुझे पोजेशन मिलेगा, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट बैंक थोड़ा ना छोड़ेगा। तो इस पीरियड का इंटरेस्ट जब बिल्डिंग नहीं बनी है, या ऐसा कहें कि बिल्डिंग बनने का प्रोसेस चल रहा है, या बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वह सारा का सारा इंटरेस्ट हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के नाम से अलग अक्यूमुलेट कर लेते हैं। और यह प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें प्रॉपर्टी के पोजीशन मिलने के बाद 1/5 फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स मिलेगी, यानी कि हर साल 20% डिडक्शन मिलेगी अगले 5 साल तक आपको इंटरेस्ट फ्रॉम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। बट हाँ, इसकी भी ओवरऑल लिमिट, या ऐसा कहें कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन क्लेम करने की भी लिमिट 2 लाख की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की लिमिट के अंदर ही है, अलग से कुछ नहीं है। टोटल 2 लाख की ही डिडक्शन मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की, उसमें ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट भी जोड़ लेना। अगर इससे ज्यादा होगा तो वह लॉस या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस फ्यूचर में
कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। हाँ, सेक्शन 22 या ऐसा कहें कि हाउस प्रॉपर्टी की जो डिडक्शंस थी, वो पहले की तरह सेम ही है, उनमें कोई चेंज नहीं है। यानी कि आपकी एनुअल वैल्यू में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले मिलती थी आपकी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस की, रिपेयर कॉस्ट की या कोई भी तरह का खर्चा मान लो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वह पहले की जैसे नए एक्ट में भी है। हाँ, इसके अलावा जो इंटरेस्ट की डिडक्शन थी, चाहे नए कंस्ट्रक्शन पे, रिपेयर पे, रेनोवेशन पे या ऐसा कहें कि नए लोन पे या टॉप अप लोन पे, वह भी टोटल मिला के 2 लाख की ही आपको मिलेगी और उस 2 लाख के अंदर अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है, तो वह भी जुड़ जाएगा। तो उनमें कोई प्रकार के किसी भी तरह के चेंजेस नहीं है। एक सेक्शन जो है सेक्शन 23 एरियर्स एंड अनरियलाइज्ड रेंट। तो बेसिकली क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी में कि अगर आपके कोई रेंट के एरियर्स हैं या अनरियलाइज्ड रेंट है, तो जिस साल में मिलेगी उसी साल में टैक्सेबल होगी। बट ये तो एआई का ज़माना है। हम जब हमारी रिटर्न भरते हैं, तो एआईएस, टीआईएस ट्रांज़ैक्शंस देख के रिटर्न भरते हैं और उसी तरह रेंट पे टीडीएस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हैं, चाहे अपन इंडिविजुअल हैं या कोई बिज़नेस एसएससी हैं। तो लोग क्या करते हैं, बहुत बार रेंट के ऊपर टीडीएस करंट फाइनेंशियल ईयर में काट लेते हैं। जैसे कि अभी फरवरी 2026 चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरे साल भर में मुझे किसी को रेंट देना है 6 लाख रुपए, बट मैं रेंट नहीं दे पा रहा फॉर एनी रीज़न, शायद पैसे नहीं है या कोई डिस्प्यूट है, कुछ भी है। तो मैं क्या करूँगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर टीडीएस काट लूँगा उस आदमी का 6 लाख रुपए पे और मैंने पेमेंट नहीं किया। अब वह जो टीडीएस जिसका काटा है, उसके 26 ईयर्स में एआईएस, टीआईएस में सब जगह दिखेगा रेंट रिसीव्ड 6 लाख रुपए। अब वो आदमी टेक्निकली तो इस सेक्शन 23 का बेनिफिट लेके जब रिसीव होगा तब दिखा सकता है, बट अगर वह ऐसा करेगा तो उसकी रिटर्न सिस्टम डिफेक्टिव कर देगा। तो बहुत सारी जगह प्रोफेशनल्स क्या एडवाइस करते हैं कि सर आप रिसिप्ट बेसिस को भूल जाओ, आप तो अक्रूवल बेसिस पे रेंट पे टैक्स दे दो, जो टैक्स लायबिलिटी है और जो टीडीएस कटा है उसको एडजस्ट कर लो और आगे बढ़ो। अदरवाइज क्या होगा, आप रिसिप्ट बेसिस पे जाओगे, सिस्टम आपकी करंट ईयर की रिटर्न को डिफेक्टिव कर देगा कि भाई तुमने इनकम नहीं दिखाई है और इस साल की रिटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपने दिखाया नहीं है और जिस साल दिखाओगे उस साल टीडीएस क्रेडिट नहीं है। आप क्या सोचते हो, यह गवर्नमेंट का सिस्टम सही है या गलत है? कमेंट में बताना। को ओनर्स एंड जॉइंट फैमिली सेक्शन 24। जी हाँ, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डेफिनेटिव असर्टेनेबल शेयर है मेंबर्स का, ऐसा कहें कि हस्बैंड वाइफ है या फादर सन है या हस्बैंड वाइफ एंड देयर किड्स, अगर सबका अपना अपना असर्टेनेबल और डेफिनेट, मतलब यह निकाल सकते हैं कि 25% हिस्सा इसका है, 25 इसका है, 25 इसका है, 25 इसका है, तो इन दैट केस हर जने को रिस्पेक्टिव इनकम 25% ही देंगे। मतलब जिसका जितना हिस्सा है वह अपनी इनकम उतनी ही डिस्क्लोज करे। बट अगर ऐसा कोई केस है, जॉइंट फैमिली है, फोर फादर्स की प्रॉपर्टी है, पता ही नहीं है कि किसका क्या हिस्सा है, तो उसमें क्या है, हम यूपी जैसे टैक्सेशन कर देंगे, जितनी भी रेंटल इनकम है उसको हाईएस्ट टैक्स स्लैब पे टैक्स देके बाकी जनों को जो पेमेंट मिलेगा वह बेसिकली बिना कोई टैक्सेशन के रह जाएगा, या ऐसा कहें कि बाकी जनों को जो टैक्स दिया, दूसरे जनों को जो मिला वह टैक्स फ्री मिला। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में डेफिनेट एंड असर्टेनेबल शेयर है, तो आप रिस्पेक्टिव अपना-अपना हिस्सा, अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा के उस पे टैक्स दे सकते हैं। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है डीम्ड ओनरशिप। जी हाँ, ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं जहां पर आप प्रॉपर्टी के मालिक ना होकर भी आपको उस प्रॉपर्टी से जो इनकम है आपकी इनकम में जोड़नी पड़ती है, या अगर आप नहीं जोड़ रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, तो वह इनकम आपकी इनकम में अल्टीमेटली जुड़ेगी। तो मैं ये कुछ इंस्टेंसेस आपको बता रहा हूँ। स्पाउस या माइनर चाइल्ड। तो अगर आप अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं या अपने माइनर बच्चे को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और आपको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैंने मेरी बीवी को यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, मैं मेरे माइनर बच्चे को ये ट्रांसफर कर दी बिना कोई पैसे लिए, तो आप गलती कर रहे हैं क्योंकि डीम्ड ओनरशिप यहां पर प्ले करता है सेक्शन 25। जी हाँ, सेक्शन 25 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। डीम्ड ओनरशिप कहता है कि अगर आप अपनी वाइफ या अपने माइनर बच्चे को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग कि आपका और आपकी वाइफ का किसी प्रकार का डाइवोर्स नहीं हुआ हो, तो आप जो भी प्रॉपर्टी वाइफ को या माइनर बच्चे को दे रहे हैं, आप उसके डीम्ड ओनर हो। यानी कि वह इनकम आपकी ही इनकम में आकर वापस जुड़ जाएगी। तो ऐसी गलती मत करिएगा अनटिल अनलेस आपका और आपकी वाइफ का डाइवोर्स तो नहीं हो रहा। टैक्सिंग द बेनिफिशियल ओनर में आता है इम्पार्टेबल एस्टेट, कि जहां पर प्रॉपर्टी को हम बांट नहीं सकते, वहां पे भी प्रॉपर्टी की इनकम डीम्ड ओनर के हैंड्स में टैक्स हो जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर कोई मेंबर है, तो वहां पे भी डीम्ड ओनरशिप के लॉज इन प्लेस हो जाते हैं। साथ में पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई प्रॉपर्टी का पोजीशन मिला हो या कोई लॉन्ग टर्म लीज हो, तो इन सब केसेस में भी डीम्ड ओनरशिप की रूल्स एंड गाइडलाइंस पहले जैसे इन प्लेस हो जाते हैं, इनमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं है। तो आज की इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, या ऐसा कहें कि
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में हमने यह समझा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, एनुअल वैल्यू क्या है, क्या डिडक्शंस हैं, क्या इंटरेस्ट डिडक्टेबल है, कितना डिडक्टेबल है। इसके अलावा वैकेंसी की वजह से प्रॉपर्टी अगर खाली रहती है तो क्या एक्सपेक्टेड रेंट काउंट होगा या एक्चुअल रेंट काउंट होगा। इसके अलावा डीम्ड ओनरशिप क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कोई पुराना अनरियलाइज्ड रेंट है या एरियर ऑफ रेंट है तो वह भी आपकी इनकम में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये आज हो रहा है। अगर आप भी इस ट्रांजिशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये हमारी वीडियो की सीरीज ऑन इनकम टैक्स एक्ट 2025 देखते रहिए, और जो लोग इस ट्रांजिशन का पार्ट बनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन लोगों के साथ भी इसे शेयर जरूर करिए।